हमारे दिमाग में कितनी गुलामी भर गई है। बहराइच के पास एक सालार गाजी था, रात भर सुहेल देव से उसका युद्ध हुआ। राजा सुहेल देव पूर्वांचल के थे, उन्होंने सालार गाजी को मारा। इतना उस कत्लेआम हुआ था, इतना क्रूर था, उसने हजारों लोगों को मारा भी था। जब वो मर गया तो वहीं पे एक मजार बन गई है, कहते गाजी बाबा की मजार। वो सालार गाजी आक्रांता था, सालार गाजी बलात्कारी था, सालार गाजी आतताई था, सालार गाजी लुटेरा था, लेकिन वहां जा रहे हैं मन्नत मांगने। मुस्लिम से ज्यादा हिंदू जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस पे चर्चा ही नहीं होती। अच्छा, राजनेता इस पे चर्चा न करे, बात समझ में आती है। हमारे धर्म गुरुओं को करना चाहिए कि नहीं? प्रतिदिन टीवी पे आ रहे हैं, अपना अपना चैनल भी है, अपने अपने यूट्यूब चैनल भी हैं, अपने सब कुछ है, वो बता रहे हैं क्या सनातन धर्म क्या कहता है? इसकी जानकारी के साथ ये भी तो रखना चाहिए ना कि इस्लाम क्या कहता है। महाराणा पृथ्वीराज चौहान जी से एक ही भूल हुई थी, केवल एक भूल हुई, और उस भूल की हमने 500 साल तक सजा भुगता है। एक भूल। अरे एक बार उसको हराया, 2 बार हराया, मार देते, खत्म कर देते। माफी करते जा रहे, माफी करते जा रहे, 18 बार माफी दे रहे। अगर उसको जमीन में दफना दिया होता पहले अटैक पे, हम कहते पहले पे नहीं, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, तो भारत में कभी इस्लामिक हुकूमत नहीं आती, कभी यहां इस्लामिक राज होता ही नहीं। जो 500 साल हमने इतने अत्याचार झेले, इतना कन्वर्जन हो गया, इतने हिंदू कन्वर्ट हो गए। क्योंकि आपको बता दूं, 15वीं शताब्दी में हिंदुस्तान में एक भी मुस्लिम नहीं था। हिंदुस्तान का मतलब हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। 15वीं शताब्दी में एक भी नहीं था। आज की डेट में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश मिला के 60 करोड़ मुस्लिम है। तो अगर मुगल नहीं आते तो कोई मुस्लिम ही नहीं होता, भारत पाकिस्तान बनता ही नहीं, बांग्लादेश बनता ही नहीं, सारा हिंदुस्तानी होता। वो एक भूल, क्योंकि उन्होंने वेद पुराण तो पढ़ा, क्षमा कर देना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए। कहीं न कहीं उनके जो मंत्रिमंडल के लोग थे, शायद उन्होंने कुरान नहीं पढ़ा था। वो पढ़ा होता तो शायद क्षमा नहीं करते, क्षमा नहीं करते तो हम शायद ये स्थिति नहीं आती। लेकिन चलिए, पुरानी जाते से बीती ताई विचार दे। हम ये कह रहे हैं, आज के जो हमारे पृथ्वीराज हैं, आज भी पृथ्वीराज है, हर प्रदेश में पृथ्वीराज है। मैं तो कह रहा हूं हर संसदीय क्षेत्र में पृथ्वीराज है। हम अपने सांसदों को पृथ्वीराज ही मान लेते हैं। आज वाले पृथ्वीराज भी वही गलती कर रहे हैं जो गलती उस समय के पृथ्वीराज ने किया। और अगर कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है, फल तो भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जब युद्ध होता है, चाहे कौरव पांडव युद्ध हो, चाहे राम रावण का युद्ध हो, केवल राज परिवार के लोग नहीं मारे जाते, सेना भी मारी जाती है, आम जनता भी मरती है। मेरा आप लोगों से निवेदन यह है, प्लीज इस चीज को समझिए। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में समस्याएं तब ठीक होगी जब कानून अच्छा होगा। और मैं आज आपसे सबसे निवेदन कर रहा हूं, आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आज के बाद आप भारत की प्रॉब्लम की रूट का एनालिसिस शुरू करिए, वाई एनालिसिस शुरू करिए। 80% समस्याओं का समाधान अच्छे कानून से हो सकता है। भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है, या तो कानून है नहीं और जो है वो घटिया है, या तो कानून है नहीं और जो है घटिया है। और कानून बदलने की कोई लागत नहीं आती। पुलिस रिफॉर्म की कोई लागत नहीं, जुडिशियल रिफॉर्म की कोई लागत नहीं, इलेक्शन रिफॉर्म की कोई लागत नहीं, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाने की कोई लागत नहीं। तिलप्रस्थ में बैठे हैं, हरियाणा में बैठे हैं, इसलिए आज एक मुद्दा बड़ा आजकल खूब चल रहा है, पहलवानों का मुद्दा चल रहा है ना। कुछ लोग कह रहे हैं जो पहलवान कह रहे हैं वो सही बात है, कुछ लोग कह रहे हैं जो बृजभूषण सिंह कह रहे हैं वो सही बात है। ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है?
पिछले 1 महीने से पूरी पॉलिटिकल गहमागहमी है कि नहीं है ना? दुनिया के कई देशों में नार्को पॉलीग्राफ कानून है, ब्रेन मैपिंग कानून है। अगर भारत में होता, 24 घंटे के अंदर पता चल गया होता कि पहलवान ठीक बोल रहे हैं या ब्रजभूषण सिंह बोल रहे हैं, इतना विवाद बढ़ता क्या? खाप पंचायत को आना पड़ता क्या? धरना प्रदर्शन करना पड़ता क्या? पुलिस के डंडे होते, ये सब होता क्या? एक कानून, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून, 24 घंटे के अंदर दूध का दूध पानी का पानी कर देता, समस्या खत्म। सवाल है बन क्यों नहीं रहा है? क्योंकि फिर बहुत सारे, जब कानून बन जाएगा तो सब पे लागू होगा, फिर तो सब पे लागू होगा ना, मंत्रियों पे लागू होगा, मुख्यमंत्रियों पे लागू होगा, सांसदों पे लागू होगा, विधायकों पे, सब पे लागू होगा। एक भाई ने सवाल रखा था अल्पसंख्यक वाला, कहां, किसका सवाल था? चले गए, सवाल पूछ के चले गए। मेरी पीआईएल चल रही है भारत में, सुप्रीम कोर्ट में चल रही है माइनॉरिटी के ऊपर। भारत का विभाजन जब धर्म के आधार पे हो गया तो बचा हुआ भारत फिर से धार्मिक आधार पे क्यों बंटना चाहिए? संविधान में कहीं माइनॉरिटी कौन है, कहीं लिखा नहीं, किसी कानून में माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है। 1% वाला माइनॉरिटी कि 2% वाला माइनॉरिटी कहीं लिखा ही नहीं है। लेकिन माइनॉरिटी कमीशन भी बन रहा है, चल रहा है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री भी चल रही है, सेंट्रल में अलग चल रही है, स्टेट में अलग चल रही है। करोड़ों का बजट सेंट्रल से जा रहा है, करोड़ों का बजट स्टेट से जा रहा है, और पैसा किसका है? पैसा किसका? जोर से बोलिए। आपसे पूछा गया? माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बनाते समय आपसे पूछा गया क्या? हद हो गई। पैसा आपका, मौज वो लोग कर रहे। क्यों कर रहे? क्योंकि आप हिसाब ही नहीं मांगते हो। हिसाब क्यों नहीं मांगते हो? बस टैक्स दे दिया, बात खत्म हो गई। कह लिया यार, टैक्स दे दो, खत्म हो गई ना बात। बेटा 500 रुपए आज लिया और कल 500 रुपए मांगेगा तो कहेंगे कल तो 500 रुपए दिया था, क्या कर दिया भाई तूने, आज क्यों चाहिए तुम्हें? लेकिन लाखों रुपए टैक्स देने के बाद पूछते नहीं है कि साहब ये बताओ तुम कर क्या रहे हो। सनातन संस्कृति के सामने सबसे बड़ी चुनौती है 5500 लोग हैं। 5500 कौन कह रहे हैं? एमएलए, एमपी, एमएलसी मिला के टोटल 5500 है। टोटल भारत में सांसद और विधायक कितने हैं? इस सारे के सारे 5500 चुनौती नहीं है, लेकिन इन्हीं में से हैं। और इन 5500 सांसदों विधायकों के ऊपर आपकी जेब से हर साल 55,000 करोड़ रुपए खर्च होता है। 1-2 करोड़ नहीं, 5500 सांसदों विधायकों के ऊपर हर साल 55,000 करोड़। कैसे 55,000 करोड़? केवल वेतन नहीं है ना, वेतन, भत्ता, गाड़ी, बंगला, ड्राइवर की सैलरी, पुलिस वाले की सैलरी, फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट, बंगलो, जहां जाना है वहां का एकोमोडेशन, पूरा ट्रेवल, सिक्योरिटी, सब मिला दीजिए तो 55,000 करोड़ रुपए। और ये 55,000 करोड़ रुपए जिनके ऊपर खर्च होता है, ये संविधान की शपथ लेते हैं। और क्या शपथ लेते हैं? मैं संविधान के अनुसार कार्य करूंगा। और संविधान कहता है भ्रष्टाचार अपराध खत्म करो। संविधान कहता है लोगों को सुरक्षित जीवन दो, लोगों का स्वास्थ्य ठीक रखो, उत्तम शिक्षा दो, सर्वोत्तम शिक्षा दो। आपका जो विषय है एक भारत श्रेष्ठ भारत में जो बताया गया था, ठीक है, विषय है एक भारत श्रेष्ठ भारत कैसे बनेगा। एक भारत तब बनेगा जब भारत का हर कानून सबके लिए होगा। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक जो कानून होगा वो एक होगा, सब पे लागू होगा। और श्रेष्ठ भारत तब बनेगा जब भारत का प्रत्येक कानून दुनिया का श्रेष्ठतम कानून होगा, तभी बनेगा। इस पे आज तक हम 1 नेशन 1 टैक्स लागू नहीं कर पाए। आप लोग सोचते हो कि जीएसटी आ गई 1 नेशन 1 टैक्स हो गई। जीएसटी से 1 नेशन 1 टैक्स नहीं हुआ। ये हमें डिमांड करना चाहिए।
पूर्वोत्तर के 6 राज्यों में टैक्स नहीं लगता, इनकम टैक्स नहीं होता वहां पे। अब जब टैक्स नहीं होता तो जैसे पिछली बार नोटबंदी हुई थी तो लोग क्या किए, यहां खाते में जमा नहीं कर पाए तो चार्टर्ड प्लेन से पैसा भरे, लेके पहुंच गए नॉर्थ ईस्ट, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल, वहां बैंकों में डाल दिया, क्योंकि वहां के ट्राइबल्स इनकम टैक्स से फ्री है। और सोचिए जरा, कभी समझ में आता है वास्तव में जो ट्राइबल 1000-2000 रुपए कमाने वाला हो उसको इनकम टैक्स से फ्री करो, समझ में आता है? वहां के ट्राइबल पेट्रोल पंप के मालिक, शॉपिंग मॉल के मालिक, हॉस्पिटल के मालिक, स्कूल के मालिक, फैक्ट्री मालिक, और इनकम टैक्स से छूट। अब उसका मिसयूज कैसे हो रहा है? इधर वाले उनके नाम पे धंधा कर रहे हैं, तो वहां ट्राइबल कुछ नहीं कर रहे हैं, बस बैठे बैठे उनको करोड़ों रुपए आ रहा है, केवल अपना नाम दे रहे हैं, बस धंधा इधर वाले कर रहे हैं लेकिन वो अपना नाम दे रहे हैं। तो वन नेशन वन टैक्स कैसे हो गया? दूसरा, वन नेशन वन टैक्स का मतलब होता है एक ही टैक्स हो। आज भी जब आप किसी को पैसा भेजते हो तो क्या कहते हैं, टीडीएस जमा करते नहीं करते? वो भी टैक्स है, सेल टैक्स तो है ही है। आज भी टैक्स तो और चल ही रहे ना। वास्तव में अगर हम भारत में भ्रष्टाचार अपराध को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो हमें वन नेशन वन टैक्स पे आना पड़ेगा। हमारे सनातन संस्कृति के लिए जितने बड़े खतरे हैं उसमें सबसे बड़ा 2 खतरा है, एक है करप्शन, दूसरा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। एक है भ्रष्टाचार, दूसरा है जनसंख्या विस्फोट। भ्रष्टाचार क्यों? माओवादियों की फंडिंग बंद हो जाए, माओवाद खत्म हो जाएगा। भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, माओवाद खत्म हो जाएगा। भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, पूर्वोत्तर का अलगाववाद खत्म हो जाएगा। ये जो भी 50,000 लोग यहां से निकले हैं मणिपुर से, भ्रष्टाचार खत्म कर दीजिए, अलगाववाद दम तोड़ देगा पूर्वोत्तर वाला। भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, ड्रग स्मगलिंग खत्म हो जाएगी, ड्रग स्मगलिंग खत्म हो जाएगी, हमारा परिवार बचना शुरू हो जाएगा। आज की डेट में स्कूल कॉलेज के सामने ड्रग स्मगलर ने अपना जाल फैला दिया है। भ्रष्टाचार खत्म, ड्रग स्मगलिंग खत्म। तो जो सबसे बड़ा खतरा, भ्रष्टाचार खत्म तो घुसपैठ खत्म। एक मेरी पीआईएल घुसपैठियों पे भी चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें 2017 मैंने कहा था 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं, अब तो 2023 आ गया और ज्यादा हो गए होंगे। 2000 रुपए फिक्स रेट है बंगाल के बॉर्डर का। गाय जाने का 1000, आदमी आने का 2000। आप लोग गूगल करना, जितनी बातें मैं कहता हूं सब फैक्ट होता है। आप गूगल करिएगा बीएसएफ कमांडेंट काउ स्मगलिंग 20 करोड़, ऐसा गूगल करना आप, तो आपको न्यूज लिंक मिलेगी। एक बीएसएफ का कमांडेंट के यहां 20 करोड़ रुपए मिले हैं, उसने काउ स्मगलर से लिया था गायों को बाहर भेजने के लिए। 2000 रुपए में घुसपैठी अंदर आ रहे हैं। अंदर आते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर वाले 2000 रुपए देकर आधार बना देते हैं। जब एक कॉमन सर्विस एक आपका आधार बन गया, फिर 2000 रुपए दिया तो राशन कार्ड बन गया। जब दो डॉक्यूमेंट हो गया तो नगर निगम का क्लर्क भी 2000 रुपए लेके बर्थ सर्टिफिकेट बना देता है। जब 3 डॉक्यूमेंट हो गया तो 3000 रुपए लेता है आरटीओ ऑफिस वाला, उसका ड्राइविंग लाइसेंस बना देता है। जब 4 डॉक्यूमेंट हो गया तो 2000 रुपए में बीएलओ से थोड़ा बातचीत किया, वोटर आईडी में नाम जुड़ गया, जो पटवारी लेखपाल से थोड़ी बात करके। तो 12 से 15,000 रुपए में एक बांग्लादेशी रोहिंग्या भारतीय बन जाता है। उसके बाद लगभग 15 लाख रुपए का फायदा लेता है वो। 3 लाख रुपए का तो मकान ले लेता है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना का है। फ्री की बिजली लेता है, हर महीने राशन लेता है, आयुष्मान कार्ड लेता है इलाज कराने वाला। कितना बड़ा खतरा हमारे लिए भ्रष्टाचार है, इस पे चर्चा ही नहीं होती है। याद रखिए, सनातन संस्कृति के लिए जो सबसे 2 प्रमुख खतरा है वो है करप्शन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ तो एनआरसी फेल हो जाएगी। असम में फेल हो चुकी है। हम लोग बहुत सारे मांग करते हैं एनआरसी आना चाहिए, एनआरसी फेल हो जाएगी। हमसे ज्यादा डॉक्यूमेंट उनके पास है।
एक कानून बना दे कि फर्जी आधार, जो आदमी फर्जी डॉक्यूमेंट बनाएगा, फर्जी आधार, फर्जी राशन कार्ड या फर्जी, उसकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करके 20 से 50 साल की सजा देंगे। कोई जुर्रत करेगा बनाने के लिए क्या? और जब डॉक्यूमेंट नहीं बनाएंगे तो घुसपैठियों को पहचानना आसान हो जाएगा कि नहीं? एक कानून। और एक कानून बना दे कि जो लोग भारत के बाहर के हैं, कृपया 3 महीने के अंदर भारत छोड़ के चले जाएं। 3 महीने के बाद मिलेंगे तो हम उनको 20 से 50 साल सजा देंगे, जैसे सिंगापुर में मिलता है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 80% बांग्लादेशी रोहिंग्या अपने आप छोड़ के भाग जाएंगे। 80% चले जाएंगे। और जब एक बार 80% चले गए तो जो 20% है उनको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई दवाई नहीं। जोर से बोलिए जरा, ऐसी कोई बीमारी नहीं, ऐसी कोई बीमारी नहीं, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं। ऐसी कोई समस्या नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं। हर बीमारी का इलाज है, हर समस्या का समाधान है। जरूरत यह है हम उस पर तू मैं करने की बजाय, आरोप प्रत्यारोप करने की बजाय, नूरा कुश्ती करने की बजाय सीधे समस्या के समाधान पे जाएं। मेरा यह मानना है भारत की 80% समस्याओं का रूट काज करप्शन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, और कानून बना के 80% समस्याओं का समाधान हो सकता है। आप लोग आए, बड़ी मात्रा में आए, आपने सुना। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं। ऐसा इसलिए बनाए रखिए। वंदे मातरम। भारत माता की